नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान, इस वीडियो में हम 36 क्वेश्चंस को हल करेंगे और यह सामान्य विज्ञान का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो मुख्य रूप से एमपीटेट वर्ग 2, एमपीएसआई, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी और एमपी पुलिस और जितने भी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में जो 36 क्वेश्चंस आप देखेंगे वो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए और सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए प्रश्न और नए वीडियो आपको मिलते रहे और आप बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सके और अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? हमें बताना है कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। तो ये करता है ओजोन। इस पहले प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है, मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? अवतल लेंस द्वारा, बी दे रखा है उत्तल लेंस द्वारा, सी है समतल लेंस द्वारा, डी है अवतल दर्पण द्वारा। तो मायोपिक आंख जो है वो किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? तो ये की जा सकती है अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है, बी दे रखा है सोर्स प्रोग्राम होता है, सी है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है, और डी दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर जो होता है वो होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है। राइट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, AWACS, AWACS का पूर्ण रूप क्या है? तो AWACS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, अर्थात बी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे चौथे प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, फ्लॉपी ड्राइव, बी है माउस, सी है कीबोर्ड और डी है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी आपका क्या है इनपुट डिवाइस है, लेकिन फ्लॉपी ड्राइव जो है ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। और हमसे यही प्रश्न पूछा था कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, अर्थात 5वें प्रश्न का ए ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक बताना है क्या है? चूना, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड होता है, बी दे रखा है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना, या सी दे रखा है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया, डी दे रखा है सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। तो पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है उसका मुख्य संगठक जो होता है वो उसमें क्या क्या होता है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया, अर्थात सी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे छठे प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का, बी है बोराक्स का, सी है सोडियम सल्फेट का, डी है अमोनियम सल्फेट का। तो फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट, अर्थात ए ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे 7वें प्रश्न का एकदम और बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न नंबर 8 है,
रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। बी दे रखा है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। सी दे रखा है डीसी को एसी में बदलने के लिए किया जाता है, या फिर डी दे रखा है एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो रेक्टिफायर का जो प्रयोग होता है वो होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, अर्थात डी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे इस सवाल का, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या फिर विटामिन डी की कमी से। तो रतौंधी रोग जो होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से, अर्थात ए ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे प्रश्न संख्या 9 का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। प्रश्न नंबर 10 है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह स्थिर पानी जब होता है उसमें मिट्टी का तेल, जिसको केरोसिन का तेल भी कहते हैं, वो अगर डाल देते हैं तो मच्छर कम होते हैं। उसका कारण बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है प्रजनन में बाधा डालता है, बी है मच्छरों के लिए उच्च विष है, सी है लार्वा के सांस में बाधा डालता है, और डी दे रखा है मच्छरों को भगाता है। तो स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है, अर्थात सी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा बताना है। अंग्रेजी और गणितीय संकेत, बी दे रखा है केवल बाइनरी संख्या है, सी दे रखा है निमोनिक्स, और डी दे रखा है फोल्ट्रॉन। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा जो है, कंप्यूटर केवल बाइनरी संख्याओं को जानता है। बाइनरी संख्या अर्थात 0 1, ये दोनों संख्याओं को ही केवल कंप्यूटर जानता है। तो ये इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल बाइनरी संख्या, अर्थात बी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 12, इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें कौन सा रोग ऐसा है जिसका रोकथाम वैक्सीन द्वारा नहीं किया जा सकता है? कुकर खांसी, चेचक, पोलियो और मधुमेह। तो मधुमेह का किया जा सकता है, पोलियो का किया जा सकता है, चेचक का किया जा सकता है, लेकिन ए ऑप्शन में जो दे रखा है कुकर खांसी, इसकी रोकथाम नहीं की जा सकती है वैक्सीन द्वारा, अर्थात ए ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे 12वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है मस्तिष्क गुहा को, अर्थात डी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा जिसको कहते हैं, क्या है? सोडियम क्लोराइड है, बी है सोडियम कार्बोनेट, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट, और डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? मतलब रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा भाग क्या होता है? परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, या फिर अणु होता है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट जो होता है वो होता है परमाणु। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न नंबर 16 है फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है, सोडियम थायोसल्फेट, सी दे रखा है सोडियम फास्फेट, डी दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट। तो फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या होते हैं? सिल्वर नाइट्रेट होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मरकत
निम्न से बनाया जाता है। मरकत निम्न से बनाया जाता है, कार्बन से, सिलिका से, बेरिलियम से या स्वर्ण से। तो मरकत बनाया जाता है बेरिलियम से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसकी कमी के कारण अरक्तता या जिसको बोला जाता है एनीमिया होता है? तो आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी के कारण, पोटेशियम की कमी के कारण या लोहा की कमी के कारण। तो लोहे की कमी के कारण अरक्तता या एनीमिया होती है, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 19। क्वेश्चन नंबर 19 से वो दे रखा है, जल का शुद्ध रूप क्या है? कौन सा जल शुद्ध रूप में रहता है? वर्षा जल, बी दे रखा है भारी जल, सी दे रखा है नल का पानी, डी दे रखा है आश्रित जल। तो इसमें जल का जो शुद्ध रूप होता है वो वर्षा का जल होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न नंबर 20 है, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से है, लौह इस्पात से है, सिंचाई से या फिर मत्स्य उद्योग से। तो नीली क्रांति संबंधित रहेगी आपकी मत्स्य उद्योग से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न संख्या 21 है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है? घास में, सिट्रस पौधे में, शीबी पौधे या नीम का पेड़। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किस जड़ में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है शीबी पौधे में। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोहे का सबसे बहुल या प्रचुर जिसको कहा जाता है स्रोत क्या है? लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या रहेगा? दूध होगा, हरी सब्जियां, अंडे या सेब। तो लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत जो होगा वो होगा हरी सब्जियां। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ट्रेटा एथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टीईएल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? हिमीकरण रोकने के लिए, क्वथनांक बढ़ाने के लिए, स्फरांक बढ़ाने के लिए या अपस्फोट रोधी दर बढ़ाने के लिए। तो ट्रेटा एथिल लेड जो है उसमें पेट्रोल क्यों मिलाया जाता है? तो ये अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए इसको मिलाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? क्या है प्रश्न? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व जो होगा वो होगा ऑक्सीजन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है, मानव रक्त, मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26। किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रिस्टलीकरण या अवसाधन। तो किस प्रक्रम द्वारा कपूर को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, अर्थात ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 में दे रखा है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें पाया जाता है? ढलवा लोहा में, इस्पात में, पीटवा लोहा या कच्चा लोहा में। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से लोहे में कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है। तो ये होता है पीटवा लोहा जो होता है, इसमें कार्बन का सबसे न्यूनतम प्रतिशत रहता है, कार्बन सबसे कम इसमें उपस्थित होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न नंबर 28 से, अत्यधिक आघात वर्ध धातु कौन सा है?
हमें बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे ज्यादा अधिक आघातवर्धीय धातु होती है, प्लेटिनम, चांदी, लोहा या सोना। तो आपने देखा होगा कि सोना जो है उसकी पतले से पतली क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है, मतलब इसको सबसे ज्यादा अधिक आघातवर्धक धातु कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन जो रहेगा वो आपका एकदम सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न नंबर 29 है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है ये बताना है, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या क्रोमियम। तो इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, वो है क्रोमियम। सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न नंबर 30 है, आलू के अंकुर उपयोगी है, आलू के अंकुर किसके लिए उपयोगी है, पोषण के लिए, श्वसन के लिए, जनन के लिए या कायिक वर्धन के लिए। तो आलू के अंकुर जो होते हैं वो उपयोगी होते हैं जनन के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, मतलब कौन सा ऐसा पौधा है जिसको वृद्धि करने के लिए सबसे कम पानी की या जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, बबूल, बी दे रखा है यूकेलिप्टस, सी दे रखा है आम, डी दे रखा है अमरूद। तो इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसको वृद्धि करने के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, तो वो है यूकेलिप्टस। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 32, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है, तो इसमें उपयोग होता है नर्म लोहे का। राइट आंसर आपका इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, गोबर गैस का मुख्य अवयव है, गोबर गैस का मुख्य अवयव बताना है, क्या है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है या क्लोरीन है। तो गोबर गैस का मुख्य अवयव जो होता है वो होता है इथेन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो प्रशीतक को द्रुत करने के लिए इसमें जिलेटिन मिलाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ऑटोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है किससे है, प्राणी एवं पौधों की रचना से, बी है शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य से, सी है प्राणियों के आचरण से, डी है कोशिका एवं उत्तकों से। तो एनाटॉमी जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधों की रचना से है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, इस प्रश्न में दे रखा है मिर्गी एक बीमारी है, त्वचा की बीमारी है, स्नायु प्रणाली की बीमारी है, हृदय की है या श्वसन प्रणाली की बीमारी है। तो हमें बताना है कि मिर्गी एक बीमारी, तो मिर्गी जो बीमारी है ये स्नायु प्रणाली की बीमारी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान, इसके अंदर हमने 36 आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपने पूरा देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए वीडियो आपको मिलते रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।